ओके, देखो मैं जो लॉजिक आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं वो ये है कि सपोज मेरे पास एक बॉडी है, वो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, दूसरी बॉडी है, मैंने यहाँ पे कोई फोर्स एफ लगाया हुआ है, ठीक है। और मैं आपसे पूछता हूं कि सपोज ये ब्लॉक यहाँ डिस्प्लेस हो रहा है बाय सम एस, ब्लॉक बी, ब्लॉक ए। तो व्हाट इज वर्क डन बाय एफ ऑन ब्लॉक बी इज एफ एस, वर्क डन बाय एफ ऑन ब्लॉक ए 0. So work done by tension on A will be Fs. Are you getting this point here? Okay. So tension is indirectly क्या कहूं मैं कि जितना नेगेटिव वर्क किस पे कर रहा है वो B के ऊपर, उतना ही पॉजिटिव वर्क किस पे करेगा A के ऊपर। तो मैं अगर वर्क डन बाय टेंशन ऑन B निकाल दूं तो मैं लिख सकता हूं कि यही वर्क डन बाय टेंशन ऑन ए बी है। इस बात से सहमत है? तो इस क्वेश्चन में भी यही बोल रहा हूं मैं कि मेरे पास ये ब्लॉक है, ये स्ट्रिंग है और यहाँ पुली है, और मैं यहाँ इस पॉइंट को ए मान लो, इस पॉइंट को बी मान लो, यहाँ पर मैं एफ लगा रहा हूं। तो अगर आप पॉइंट ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो ये एफ और पीछे क्या लगेगा, टी लगेगा कि नहीं लगेगा? तो अब पॉइंट ए एक मासलेस पॉइंट है, तो उस पर नेट फोर्स हमेशा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो मैं देख रहा हूं कि मेरा पॉइंट ए कुछ इधर डिस्प्लेस हो रहा है बाई एस ए इन द प्रोसेस। सो व्हाट इज द वर्क डन बाई एफ ऑन पॉइंट ए is F into SA? Yes. So this is work done by F on A. It is F into displacement of A. Now work done by tension on A will be minus of TSA. Yes or no? Negative होगा, T is equal to. So it will be minus of FSA. Now work done by tension on B will be minus of work done by tension on A because tension does net zero work on the system. So now can I write it as FSA? This is what I am doing. Is that okay? That's why I cannot take displacement of block into account, क्योंकि मैं यहाँ का वर्क नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ का वर्क लिखने के लिए उतना ही लंबा जाना पड़ेगा जितना कल हमने किया था। क्या आपको समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक है, पर शॉर्ट ट्रिक्स का कहां तक वैलिडिटी है, कहां तक नहीं है, ये भी हमें बहुत क्लियर रहना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो ये कहां पे अप्लाई कर सकते हो आप? जब भी स्ट्रिंग के एक एंड को खींचा जाए और दूसरे एंड पे वर्क पूछ रहा है और दूसरे एंड पे एंगल वगैरह बदल रहा है, तो आप तो जिस एंड पे फोर्स लग रहा है उस एंड पे वर्क निकाल दो, वही दूसरे एंड पे वर्क आएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। तो इससे आप ये भी सॉल्व कर सकते हो। से फॉर एग्जाम्पल एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, यहां पुली है, ठीक है, और यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। Here is the pulley and string is going like this and you are applying a constant force. या ये फोर्स वेरिएबल भी हुआ, अगर ये फोर्स वेरिएबल भी हुआ तो आप यहां वर्क लिखिए उसका, मतलब यहां इंटीग्रेट करना ज्यादा इजी रहेगा एज कंपेयर टू हियर। समझ में आ रही है बात? तो अब सपोज मैं आपको दे दूं कि जो स्ट्रिंग की ये लंबाई है वो L है यहां से यहां तक, तो बताओ जब ब्लॉक ए से बी पहुंचेगा तो ब्लॉक के ऊपर टेंशन कितना वर्क करेगी? F into L. Are you getting my point? Okay. Why? I will find the work done at this point. I will not find work done at this point. मैं F का वर्क C पे फाइंड करूंगा, उतना ही टेंशन वर्क करेगी C पे और उतना ही टेंशन वर्क करेगी ब्लॉक पे। ठीक है, तो ये जो इरेगुलरिटी है इससे मुझे डरने की जरूरत नहीं होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसा कोई ऐसा लॉजिक नहीं है जैसे अपन मना लेते हैं कि राम सब्जी लेने बाजार जाता है तो रा से कुछ बाजार से कुछ, ऐसे अपन क्या बोलते हैं उसको, निमोनिक्स। तो केमिस्ट्री में अक्सर हम बनाते रहते, पीरियोडिक टेबल पढ़ा है तो उसके एलिमेंट्स कौन सा कहाँ है उसके लिए ऐसी कहानी बना लेते हैं कि नहीं? वो कहानी लॉजिकल, वो एक याद करने का तरीका है, ये याद करने का तरीका ये लॉजिकल है। अरे हाँ ना, लॉजिक समझ में आ रहा है ना?
ठीक है, ओके। चलो अब अपन वर्क एनर्जी थ्योरम आगे बढ़ाते हैं। तो ये आप यूज कर लोगे जहां भी आएगा। ये बहुत मुश्किल होता है, अगर कोई इधर उलझ गया तो उसे छोड़ना ही पड़ेगा क्वेश्चन। समझ में आ रहा है क्या ये बात? अगर कोई, अब मान लो इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी मैंने क्वेश्चन में, ऐसा रेगुलर पाथ दे दिया, स्ट्रिंग की लेंथ दे दी, पूछ रहा हूँ वर्क बाय डन बाय टेंशन निकालो, और चार दो तीन ऑप्शन दे दो, एफ एल रूट टू एफ एल बाई रूट टू और कुछ और कर दिया, यू विल नॉट बी कॉन्फिडेंट कि आंसर क्या आएगा, क्योंकि आप इस देर से इंटीग्रेट तब तक नहीं कर सकते जब तक क्या ना बताओ, पाथ ना बताओ। और अगर मुझे तुम्हारा टाइम वेस्ट करवाना है एग्जाम में, तो मैं पाथ की इक्वेशन भी दे दूंगा, करो इंटीग्रेट। तो जितनी देर में तुम इंटीग्रेट करके आंसर निकालोगे, उतनी देर में तुम चार और क्वेश्चन कर लेते। समझ में आ रहा है? तो ऐसे लूप होल्स भी रहेंगे एग्जाम में, जिनमें अगर फंस गए तो उधर ही घूमते रहोगे और पूरा टाइम खराब। कोई आपत्ति नहीं, मान लो एफ इज 2t फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो क्या दिक्कत है? डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हमेशा इसी लाइन में हो रहा है पॉइंट सी का, तो फिर तो सब कुछ ही वेरिएबल कर दोगे तो और कुछ नहीं कर सकते फिर तो क्या बचेगा अपने पास? आखिरी टूल इंटीग्रेशन एफ डॉट ds। ओके, हाँ बोलो नहीं मैं तो ऐसे लहराते हुए खींचूंगा तो फिर आप फोर्स की डायरेक्शन भी बदल रहे हो, तो फिर वैसा टफ हो जाएगा सिचुएशन। इज दैट ओके? ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको कल ये एक्सप्रेशन डिराइव करा दिया था कि वर्क नेट W नेट, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं W ऑफ F नेट, एक ही बात है ना, नेट वर्क डन या फिर वर्क डन ऑफ नेट फोर्स मीन्स द सेम थिंग, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। यस, अब बात कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास टर्म आया था हाफ ऑफ मास इनटू स्पीड का स्क्वायर, इसे क्या बुलाएंगे अपन? काइनेटिक एनर्जी। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आपको लग सकता है कि बड़ा स्पेसिफिक सा नंबर को काइनेटिक एनर्जी बोला गया 1/2। आपको लगता था छोटी क्लासेस में कि चलो ठीक है, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी फिर भी सीधा साधा सा लगता है, इसमें m इंटू वी स्क्वायर कर दिया और 2 से ही डिवाइड किया, एम वी क्यों नहीं किया, फिर 5 से डिवाइड क्यों नहीं कर दिया? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे सवाल आ सकते हैं ना कि इसे ही क्यों काइनेटिक एनर्जी, मैं सपोज भाग रहा हूं, मेरे पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है वो इसी फॉर्मूले से क्यों दी जाती है? एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी की जो फीलिंग है वो इसी को बोलता है। आप समझ रहे हैं? इट्स अब उल्टा ही है, काइनेटिक एनर्जी इसके इक्वल नहीं है, ये है, इसे ही क्या बोलता है? बात समझ में आ रहा है? मोमेंटम इज नॉट एम वी, एम इंटू वी इज कॉल्ड मोमेंटम। अरे हाँ ना, ठीक है, सो इट्स अदरवाइज। ओके, जैसे तुम्हारा नाम, तुमसे तुम्हारा नाम है, नाम से तुम हो ये तो बड़ी फिलोसफी हो गई नहीं? क्या है बेस? कौन है, नाम या तुम? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो काइनेटिक एनर्जी नाम है, बेस ये है। इस एक्सप्रेशन को भावनात्मक तरीके से व्यक्त करने के लिए नाम क्या दे दिया गया है? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ओके, मिटा दो इसे। चलो अब अपन थोड़ी देर के लिए अपना डिस्कशन बाउंड रखते हैं किसके ऊपर? काइनेटिक एनर्जी के ऊपर, उसके बाद वापस लौटेंगे इस थ्योरम पे। ओके, तो अब आप हेडिंग बना लीजिए काइनेटिक एनर्जी। तो पहले तो बात कर लेते हैं एनर्जी क्या होती है। आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते हो आ रहे हैं, बताओ एनर्जी की एकदम ऐसी परिभाषा जो याद हो गई है हमको। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यस, कैपेसिटी टू डू समथिंग, समथिंग की जगह वर्क भी लिख सकते हैं, इज कॉल्ड एनर्जी। सो इट्स वेरी सिंपल थिंग, एनर्जी इज वर्क नॉट इन एक्शन। नहीं समझे? मतलब एनर्जी और वर्क में कोई अंतर, जब जब जो कैपेबिलिटी है वो एक्ट नहीं, मतलब काम नहीं कर रही है, कैपेबिलिटी सिर्फ स्टोर्ड है, उसे बोलते हैं ऊर्जा। जब वो कैपेबिलिटी एक्शन में आ जाती है तो क्या कहलाती है? वर्क। अरे हाँ ना, पक्का। जैसे आप सो रहे हैं, खाना खा के बिंदास सो गया, तो खाने ने जो एनर्जी दी वो तो बॉडी में है ना अभी। अब आप खाना उसके बाद भाग रहे हैं, तो
खाने की एनर्जी ही आपको भगा रही है, पर जब सो रहे थे तब भी एनर्जी, तुम तब उसे मैं बोलूंगा कि एनर्जी है, जब आप भाग रहे हो मैं बोलूंगा योर मसल्स आर डूइंग सम वर्क। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो एनर्जी एंड वर्क आर काइंड ऑफ सेम थिंग्स, बट एक ही एस्पेक्ट के दो नाम है। जब वो एस्पेक्ट स्टोर्ड फॉर्म में है तो उसे एनर्जी बोल देते हैं, जब वो एक्शन में आ जाता है तो उसे वर्क बोल देते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ओके, इलेक्ट्रिसिटी जब कुछ करने लगती है, जैसे कि लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, इस पंखे को घुमा रहा है, या फिर यहाँ पे कुछ एम्पलीफिकेशन कर रहा है, मेरी आवाज बढ़ा के आपको सुना रहा है, तो मैं बोलूंगा ये इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रही है? वर्क कर रही है। और वर्क करने के लिए हमें एक मशीन की जरूरत होती है, और वहीं पे इंजीनियर का काम आता है कि एनर्जी है, इसको एक्शन में लेके आओ। जैसे पेट्रोल के पास एनर्जी है, किस फॉर्म में एनर्जी है? केमिकल फॉर्म में, उसमें बॉन्ड्स वगैरह है। पेट्रोल इज ए हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन अभी तो सुना नहीं होगा तुमने, सुना है क्या? है, ठीक है। तो वो हाइड्रोकार्बन के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्शन करता है, उसे ऑक्सीजन दे देते हैं, और एनर्जी रिएक्शन स्टार्ट कराने के लिए थोड़ी एक्टिवेशन एनर्जी लगती है। जैसे आप एकदम सो रहे हैं और कोई ऐसे ही हल्के से बोले चलो भागते हैं, तो तुम सुनोगे ही नहीं, आराम से और मस्त सो जाओगे, है ना? तो उसे आके दो चार बाल्टी पानी डालना पड़ेगा, या दो चार थप्पड़ मारने पड़ेंगे, या कुछ करके तुमको उठा के फेंक देगा, फिर तुम्हारी नींद खुलेगी, फिर तुम एक बार भागने लगोगे, फिर बोलो चलो तेज भागते हैं, तो तुम तेज भी भागने लगोगे। समझ रहे हैं? तो भाग सकते थे तुम, पर वो भागने वाली स्टेज तक लाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट को कुछ मेहनत करनी पड़ी, उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। उसके बाद फिर तुम खुद से ही कर रहे हो सब कुछ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स में है, कुछ आपको स्पार्क देना पड़ेगा, स्टार्टिंग में एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो एक रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, फिर वो खुद से ही होती रहेगी। ओके, तो स्टार्ट हुई केमिकल एनर्जी, किसमें कन्वर्ट हुई? हीट में। ना ना, पेट्रोल में आग लगा तो मैकेनिकल कहां से आएगी? क्या पेट्रोल में आग लगा दिया तो क्या कुछ चीजें उछलने लगती हैं, चलने लगती हैं? नहीं। हाँ, ट्रिमेंडस हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशंस हो सकते हैं जिस कंटेनर में आप बर्न कर रहे हैं उसमें, हाँ है ना? तो जो केमिकल में एनर्जी थी, बॉन्ड के फॉर्म में थी, बॉन्ड्स वगैरह टूट गए, नए बॉन्ड्स बने, और ओवरऑल एनर्जी रिलीज हुई, और वो एनर्जी को अब तुम कुछ ऐसा करना चाहते हो कि पहिए घूमने लगे। वही हो गया आपका क्या? इंजन। समझ में आ रही है बात? पेट्रोल तो मतलब पेट्रोल पेट्रोल के फॉर्म में नहीं, लेकिन जो आपका कच्चा तेल होता है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्रूड ऑयल। ठीक है, तो उसके फॉर्म में तो पता नहीं कब से है अर्थ में। हाँ, पहले पता नहीं था लोगों को कि इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर 19वीं सदी में कुछ लोगों ने पता कर लिया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया, और आज हम हैवीली डिपेंडेंट है उस पर। अब धीरे धीरे हम शिफ्ट कर रहे हैं किस पे? इलेक्ट्रिक पे। और इलेक्ट्रिक हम सोलर और जो नेचुरल तरीके हैं, डैम यानी हाइड्रो पावर प्लांट जिसको बोलते हैं, उस सबसे बना रहे हैं। तो आप एक बेसिक बात समझ लीजिए, जैसा मैं स्टार्टिंग में भी बोला था आपको, कि फिजिक्स इज ऑल अबाउट टॉकिंग अबाउट एनर्जी कन्वर्जन्स। एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकती, यू जस्ट वांट कि एनर्जी है, उसे कुछ यूजफुल टास्क करवाऊं मैं, वही इंजीनियर है। इंजीनियर बनना है ना? ठीक है, तो इंजीनियर क्या है? सिर्फ और सिर्फ कि आपको पैर ऊपर नीचे करना आता है, पर पैर ऊपर नीचे करने से आप आगे जाओगे, ऐसा सोचने वाला इंजीनियर है। अरे हाँ, है ना? मतलब साइकिल बना दी उसने, तो आप पैर उस पर भी ऊपर नीचे कर रहे हो, पर वो आपको कहां लेके जा रही है? आगे लेके जा रही है। मीन्स मोशंस का कन्वर्जन। ठीक है, आपको ये बातें समझ में आ रही है सभी को? ठीक है, तो ये एनर्जी आप थोड़ा बहुत फील कर पा रहे हैं कि नहीं? समझ पा रहे हैं? एनर्जी is the capability in the stored form, and when that capability is in action we call it work. All the energies can be ultimately converted into work, but mechanism can be different. जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी को रोटेशनल वर्क में कन्वर्ट कराना है मुझे, तो मुझे कुछ मैग्नेट्स लाने पड़ेगी, कुछ वायर्स के लूप बनाने पड़ेंगे, तो वो घूमने लगेगा। वही लाइट में कन्वर्ट कराना है तो मुझे कुछ सेमीकंडक्टर्स लेके उनमें कुछ डोपिंग करके जंक्शन बना के, फिर उनमें लाइट जो आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो मैं सप्लाई करूंगा, तो वहां से फिर विजिबल रेडिएशन एमिट होती है, एलईडीज। ठीक है, नॉर्मल फिलामेंट बल्ब्स देखे आपने? पीले कलर के पुराने बल्ब
आज भी मिल जाते हैं, है ना? तो उनमें लाइट से ज्यादा गर्मी है, मस्त आप ठंड में 2-4 बल्ब लगा दो रूम में, आपका रूम बढ़िया गर्म रहेगा। यस, उनका सिंपल प्रिंसिपल है, किसी भी मेटल को गर्म करते हैं, गर्म करते हैं, गर्म करते हैं, तो उससे एनर्जी रेडिएट होती है, रेडिएट होती है, और इतनी रेडिएट होती है कि वो पहले लाल होती है। आपने ये सुना है? ठीक है, तो एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ऐसा ऊपर चलता है, लाल कम एनर्जी रखता है और बैगनी और ज्यादा, बैगनी से भी ज्यादा रखने वालों को अल्ट्रा बैगनी बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, और लाल से भी कमजोर को इंफ्रारेड बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से तो किसी चीज को गर्म करते हैं, पहले वो इंफ्रारेड रेडिएशन में एमिट कर रहा है, हमारी आंखें देख नहीं सकते, तो अंधेरे में आपने आयरन ऑन किया, आपको कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, अब आप उसको गर्म होने दो, गर्म होने दो, और गर्म होने दो, फिर वो रेड हॉट होती है। अरे बोलते ना रेड हॉट हो गया, ये रेड हॉट मतलब अंधेरे में कैसा दिखेगा आपको? लाल लाल। और गर्म होने दो तो कैसा दिखेगा? ऑरेंज। और होने दो, इससे पहले ही पिघल जाते हैं मेटल्स हालांकि, पर अगर ना पिघले तो वो ऐसे 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 जाके, यानी फ्लेम्स जो निकलती है आपके स्टोव से, वो ऑलमोस्ट ब्लूइश होती है। यू कैन अंडरस्टैंड दीज थिंग्स फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। एनीवे, इसे हम आगे पढ़ेंगे, ये तो मैं एनर्जी आया तो बता दिया आपको। ओके, नाउ रिटर्न बैक, एक एक करके डेफिनेशंस लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी अपना मेन कंसिडरेशन है, पर उसी में अंदर एनर्जी पहले डिफाइन कर लेते हैं। एनर्जी लिख लो अपनी पुरानी परिभाषा, कैपेबिलिटी टू एक्ट और डू समथिंग। तो ये दुनिया बनाई गई है, उसमें चलो तुम्हें अगर मैं भगवान बना दूं, मतलब तुमसे बोलूं कि चलो तुम्हें दुनिया बनानी है, तो तुम क्या क्या डिमांड करोगे? एनर्जी इज सफिशिएंट, जस्ट गिव मी एनर्जी, एंड एनर्जी से मास बन जाता है, मास से एनर्जी बन जाती है, और एनर्जी को डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करा दो तो बहुत सारी चीजें होने लगती है, फोर्सेस पिक्चर में आ जाते हैं। क्योंकि मास बन गया तो कौन सा फोर्स पिक्चर में आ जाएगा? ग्रेविटेशन। यूनिवर्स में सही सबसे ज्यादा जो फोर्स काम का है सेलेस्टियल लेवल पे, वो कौन सा है? ग्रेविटेशन। ठीक है, लेकिन मास फॉर्मेशन की जो टाइनी यूनिट है उसमें सबसे काम का फोर्स है न्यूक्लियर। ठीक है, यानी छोटी स्केल पे सबसे काम का फोर्स और बड़ी स्केल पे सबसे काम का फोर्स ग्रेविटेशन। ठीक है, खैर ये रिसेंट थ्योरीज हैं, थोड़ा बहुत मॉडर्न फिजिक्स के अंडर में आपको पढ़ाऊंगा इसके बारे में। ठीक है, तो यस, कैसे बनता है? हमारे पास ऐसी कोई मशीन तो नहीं है अभी जो कि एनर्जी को मास में बदल दे, बट बहुत सारे पार्टिकल्स है जो मिल के खत्म हो जाते हैं, जिनको अपन एंटी पार्टिकल्स बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन है और पॉजिट्रॉन है, जब ये कोलाइड करता है तो दोनों ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है उसकी बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस हैं, और वो अपने लेक्चर के या हमारी थिंकिंग के ऊपर चला जाएगा, आप अप्रिशिएट भी नहीं कर पाएंगे उसे। समझ रहे हैं? उस तक जाने के लिए आपको अभी 11th और 12th की जो क्लासिकल फिजिक्स है, जिसमें आपका न्यूटन है, मैक्सवेल है, फेराडे है, कूलॉम है, ओके, कैपलर है, ऐसे कुछ नाम है जिनकी फिलॉसफीज हमें पढ़नी है, जो ओल्ड लाइक 1700, 1800, लेट 1800 तक की चीजें जो है वो हम इसमें पढ़ेंगे क्लासिकल में। उसके बाद 1900 या उससे बाद की जो कहानियां हैं वो कहलाती हैं मॉडर्न, और 1920-30 के बाद की कहानियां जो है वो कहलाती हैं क्वांटम, यानी मॉडर्न का हिस्सा है क्वांटम। तो आज की अगर आप सपोज आप फिजिक्स में मास्टर्स करते हैं या फिर पीएचडी करते हैं, तो आप क्या पढ़ रहे होंगे? क्वांटम। ठीक है, वो सीधा बोलता है कि दुनिया की हर चीज एक ही टाइप से बनी हुई है, सिर्फ बनने का ढंग अलग है। जैसे दुनिया का, भारत का हर घर सीमेंट, रेत और मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है, इवन कांच भी रेत से ही बना है, सिलिका। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही क्वांटम बोलता है। और पहले माना गया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट जिसके रिपीटेशन से चीजें बनती हैं, फिर माना गया नहीं, एटम नहीं है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, फिर माना गया नहीं, न्यूक्लियस भी स्मॉलेस्ट नहीं है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन स्मॉलेस्ट यूनिट है।
अब पता चलता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी स्मॉलेस्ट नहीं है, उनका भी डिकम्पोजिशन होता है और उनमें भी पार्टिकल्स एमिट होता है. सो अभी कहानी जारी है कि सबसे छोटी यूनिट कौन सी है. इज दैट ओके? हम जितना अंदर जा रहे हैं उतने छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर इट्स जस्ट लाइक यू आर एंटरिंग ए बिल्डिंग. बाहर से स्ट्रक्चर था, अंदर घुसे, अरे इसमें तो और भी दरवाजे, और अंदर गए, उस रूम के अंदर और रूम, उस रूम के अंदर और रूम 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 रूम, और आप चलते ही जा रहे, खत्म ही नहीं हो रहा है. सो नेचर इज फुल ऑफ मिस्ट्रीज. एनीवे, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है. हम पहले मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर पढ़ेंगे 2 साल. मैक्रोस्कोपिक समझते हैं आप कि एक बड़ा ब्लॉक कैसे बिहेव करता है, कार क्या करेगी, पंखा कैसे घूमता है, यानी बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट के इंटरेक्शंस पढ़ेंगे एनर्जी के. और क्वांटम किसके साथ डील करती है? आपको एक स्केल बताता हूं यूनिवर्स की. आज जो हम जानते हैं, ठीक है, वो हम 10 टू द पावर -15 मीटर, आप समझते हैं 10 टू द पावर -15 मीटर, यानी वन. आपको एक फीलिंग दिलाता है. 1 मीटर का फील है सबको, 1 सेंटीमीटर की फीलिंग है. स्केल स्केल देखा है सबने. 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा क्या होता है? यानी 1 सेंटीमीटर को 10 हिस्सों में बांटो तो 1 मिलीमीटर. 1 मिलीमीटर को 1000 हिस्सों में बांट दो तो 1 माइक्रोमीटर. 1 माइक्रोमीटर को 1000 हिस्से में बांट दो तो 1 नैनोमीटर. उसको भी 1000 हिस्से में बांट दो तो 1 पिकोमीटर. उसको भी 1000 हिस्से में बांट दो तो फेम्टोमीटर, जिसे बोलते हैं फर्मी. तो न्यूक्लियस का डायामीटर इतना छोटा है, 10 टू द पावर -15 के ऑर्डर का, और उसके अंदर बैठे हुए हैं प्रोटॉन एंड, तो वो तो और भी छोटे हैं. तो स्मॉलेस्ट स्केल समझ आ रही है आपको कि 1 मिलीमीटर को आपने कितना छोटा कर दिया. अब लार्ज स्केल पे चलता है. बहुत सारे स्टार्स है जो हमसे सम थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर डिस्टेंस पे है. 1 लाइट ईयर की दूरी बताता हूं मैं आपको. लाइट 1 सेकेंड में चलता है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर 1 सेकेंड में. ईयर में निकालते हैं, एक दिन में होते हैं 86,400 सेकेंड, और एक साल में 365 दिन. इतने मीटर 1 लाइट ईयर होता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. आप अभी पढ़ के आए कौन सी डायमेंशन, या अभी मैंने आपको बताई कौन सी? मतलब 1 डिवाइडेड बाई 1 और उसके पीछे 15 जीरो, और ये है 1 और उसके आगे 15 जीरो और उससे भी ज्यादा जीरो. Can you see the dimension of this universe? Starting from so tiny and going to the huge. Is that clear? और हम जितने बड़े हम हैं, उसी टाइप के ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम 2 साल में पढ़ने वाले हैं. हमारी हाइट कुछ मीटर्स में है, हम भी सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर की ऑब्जेक्ट्स की बात करते रहेंगे अभी 2 साल तक. हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जरूर हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, पर इलेक्ट्रॉन को भी हम ऐसे ही मानेंगे जैसे कि बॉल है एक. पर क्वांटम बोलती है कि इलेक्ट्रॉन बॉल जितना आसान नहीं है. खैर, पर हम थोड़ा थोड़ा कम कम पढ़ेंगे, मतलब वो गलत नहीं है पर अधूरा है, पर वही पढ़ेंगे. लौट आते हैं अपन, है ना. एनर्जी लिख लिया अपन ने, ठीक है. अब लिख लो भाई, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. भाई पुरानी बातें लिख लो फटाफट. एंड एक ह्यूमन लाइफ बहुत छोटी है इस दुनिया को जानने के लिए, इसलिए हम पुरानी ह्यूमन लाइफ्स ने जो जाना उनको मानते हुए आगे बढ़ते हैं. इसलिए तो हम न्यूटन ने जो बताया उसे मान के सोचते हैं आगे, क्योंकि हम भी अगर वापस एप्पल गिर के एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम भी उसी कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे जो न्यूटन ने बताया. समझ में आ रही है बात? ओके, चलो अगला लिखो आप. एनर्जी को बहुत हिस्सों में बांटा जा सकता है. टाइप्स ऑफ एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं. जैसे मैकेनिकल एनर्जी. एनर्जी कैन बी डिवाइडेड इन मैनी कैटेगरीज. फॉर एग्जाम्पल, मैकेनिकल एनर्जी. Mechanical can be further bifurcated into 2 parts, namely kinetic and potential. तो एनर्जी का एक हिस्सा क्या रहा आपका? मैकेनिकल. और उसके 2 हिस्से आ गए कौन कौन से? काइनेटिक एंड पोटेंशियल. तो फिजिक्स यहां से भी स्टार्ट की जा सकती थी कि आप एनर्जी से ही सारी चीजें पढ़ाना चालू करें, यहां से भी हो सकता था. ओके, अब दूसरा फॉर्म आप सब लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिकल हो गया, और बताते रहो भाई, थर्मल हो गया, और बोलो, लाइट हो गया,
केमिकल हो गया, न्यूक्लियर हो गया, एटॉमिक हो गया, ये बहुत सारी है ना। वैसे ढेर सारी है, अब लिखते लिखते अपना बोर्ड खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। हम अपना ध्यान इस पे लगाएंगे और फिलहाल काइनेटिक। ठीक है, तो आप ये मान लो कि आप जब तक मैकेनिक्स पढ़ रहे हो इन्हीं के साथ खेलते रहेंगे हम, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो अभी तक का हर क्वेश्चन हम कहां से सोचा करते थे? कोई भी मुझे मैकेनिक्स में क्वेश्चन मिलता था तो मैं फोर्स के बारे में सोचता था, यस, और एक्सेलरेशंस के बारे में सोचता था, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, ये सब सोचता था। पर अब मैं किसके बारे में भी सोचना चालू कर दूंगा? एनर्जी एंड वर्क। इज दैट क्लियर? यानी क्वेश्चन के चेहरे अब भी वैसे ही होंगे, लैंग्वेज वैसे ही दिखेगी, पर आपके पास एक और व्यू पॉइंट आ गया कि आप उसे एनालिसिस किस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं? एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड समटाइम्स एनर्जी एनालिसिस इज इजियर देन द फोर्स एनालिसिस और काइनेमेटिक्स की जो इक्वेशंस हैं एंड ऑल। तो इन अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके आगे, उनमें हमें यही सीखना है कि कौन सा रास्ता आसान है, हम वो रास्ते से उसे सॉल्व करेंगे। इज दैट ओके? And why we call it science? Because whether you go by the force analysis or you go by the energy analysis, you arrive at the same conclusion. रास्ता लंबा छोटा हो सकता है, but final result क्या आएगा आपका? सेम आएगा। That it ये जो पॉइंट है इसे लॉजिकल बना देता है, ओके, कि थिंग्स आर कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड। ओके, मैकेनिकल एनर्जी। अब काइनेटिक की डेफिनेशन लिख लो। तो काइनेटिक वो एनर्जी है जो किसकी वजह से रहती है? मोशन। और मोशन एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट है या रिलेटिव कॉन्सेप्ट है? रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। जैसे सपोज मैं ऐसे घूम रहा हूं तो मैं बोलूंगा कि पूरा रूम, पूरी दुनिया उल्टी घूम रही है, तो मेरे रिस्पेक्ट में पूरी दुनिया के पास ऐसी काइनेटिक एनर्जी है ना? तो हो सकता है एक व्यक्ति मर गया है और मैं भाग रहा हूं, मैं बोलूंगा कि ये हॉरिजॉन्टली भाग रहा है, मतलब लेटा हुआ भाग रहा है। अरे हाँ, वो तो बेचारा मर गया, उसके पास बहुत कम एनर्जी है, पर बोलूंगा उसके पास तो बहुत एनर्जी है। तो क्या काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव होगी या एब्सोल्यूट? फ्रेम डिपेंडेंट होगी या नहीं? होगी। तुम भाग रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ भाग रहा हूं, तो तुम मेरे लिए मरे हुए समान हो। अरे हाँ, है ना? मैं बोलूंगा अरे इसके पास तो कुछ एनर्जी नहीं है ना? वो बोलेगा अरे तुम्हारे पास कोई एनर्जी नहीं है। तो इट्स ए रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ओके, सो राइट, काइनेटिक एनर्जी हमने ये पहली बात ये लिख ली, इट इज ड्यू टू, यू मे राइट एज ए पॉइंट फॉर्म। पहला पॉइंट क्या लिखना है? कि काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो मोशन की वजह से रहती है। दूसरा पॉइंट, एज मोशन इज फ्रेम डिपेंडेंट, सो काइनेटिक एनर्जी इज फ्रेम डिपेंडेंट। तो अभी आपको नोट्स मेकिंग खुद से करनी है ना? मैसेज ऐसी चीजें बोलता रहूंगा, आपको खुद फटाफट ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना है। ओके, तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के ऊपर मैथमेटिकल रिस्ट्रिक्शन है कि वो कभी नेगेटिव नहीं आ सकती, क्योंकि मास नेगेटिव का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। और आप स्पीड का भी क्या कर रहे हो? स्क्वायर। एनीवे स्पीड का स्क्वायर भी नहीं करते तब भी वो नेगेटिव नहीं आता। सो काइनेटिक एनर्जी एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कभी नेगेटिव वैल्यूज नहीं रख सकता। तो लिख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। जीरो हो सकती है? जीरो हो सकती है? पक्का? ठीक है, तो इसे गणित में बोलते हैं नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव या फिर जीरो। ठीक है, अच्छा, ठीक है, हमने ये बातें लिखी ली। चलो फटाफट से डायमेंशनल फॉर्मूला और ऐसा यूनिट लिख लो, इसके खुद से करो। डायमेंशनल फॉर्मूला सब लोगों को प्रैक्टिस करनी है। क्या होता है फॉर्मूला इसका? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ तो नंबर है डायमेंशनलेस, एम की डायमेंशन एम ही रहेगी, बेस क्वांटिटी है। स्पीड एल टी उसका, तो क्या आ गया? ठीक है, तो इसकी डायमेंशन एग्जैक्टली सेम आ रही है किसके जैसी? वर्क के जैसी। ठीक है, आनी भी चाहिए, हम अभी मैथमेटिकली प्रूफ करके भी आए हैं। अच्छी बात। ऐसा यूनिट
जूल, डायमेंशन सेम आ रही है तो ऐसा यूनिट जूल। ओके, एक सीजीएस यूनिट होती है अर्ग, ERG, वर्क के लिए भी यूज करते हैं, तो उसमें कनेक्शन क्या होगा बताओ मुझे। 1 अर्ग एंड जूल में, जूल बड़ी यूनिट है ना, तो 10 की नेगेटिव पावर्स आएंगी, और अगर मैं 1 जूल इक्वल टू अर्ग पूछता तो 10 की पॉजिटिव पावर्स आती। चलो कन्वर्ट कर लेते हैं, मुझे याद नहीं। फॉर एग्जांपल सीजीएस सिस्टम में मास की यूनिट ग्राम, ग्राम मतलब 10 की पावर -3, ठीक है। सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर -4, समय वही है, तो कितना आ गया 10 की पावर -7। चमका। न्यूटन और डायन में होता है 5 वाला रिलेशन। न्यूटन इज ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, डायन इज CGS यूनिट ऑफ फोर्स, एंड 1 न्यूटन इज 10 टू द पावर 5 डायन, हियर इट इज 7। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। एंड जब तक क्वेश्चन की स्पेशल डिमांड ना हो, हम कैलकुलेशंस SI सिस्टम में ही करेंगे। ओके, ये हम थ्रू आउट द फिजिक्स फॉलो करेंगे ये रूल। ऑलराइट, हो गया। काइनेटिक एनर्जी वेक्टर, स्केलर, स्केलर, देयर इज नो वेक्टर इन्वॉल्व, मास स्पीड दोनों ही स्केलर है, ठीक है। तो लिख लीजिए इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये इसे इजी बना देती है डील करने में। फोर्स वेक्टर है तो डायरेक्शन परेशान करती है वहां पे, और एनर्जी में कोई डायरेक्शन नहीं है, तो दैट मेक्स इजियर टू डील विथ। तो हम एनर्जी ज्यादा यूज करेंगे अब आगे से, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन समझते हैं। अरे आज बड़ा जल्दी टाइम चला गया। मंडे से आपकी क्लासेस 1.5 घंटे की होने वाली है, ठीक है। तो टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा किस तरीके से रहेगा। छोटी सी बात बता रहा हूं बस। एक बॉडी है जिसका मास m है। बोर तो नहीं हो रहा है? पक्का? और पढ़ सकते हैं वैसे, पर आपके पेरेंट्स आ गए होंगे, है ना। कितने लोग पेरेंट्स लेने के लिए आते हैं? तो लड़कियों का तो चलो एक बार के लिए मान लो भाई, तुम्हें कौन किडनैप करेगा ऐसे खुले दिन में। अच्छा, अभी तुम लोगों को गाड़ी वाड़ी चलाने का नहीं मिलता? मिल जाता है? अच्छा, ट्रैफिक पुलिस रहते हो, लाइसेंस नहीं अपने पास। ओके, ठीक है भाई, बस 5 मिनट में छोड़ रहा हूं, ठीक है। तो अगर एक बॉडी इसका मास m है, स्पीड v है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ mv²। ये होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इंडिविजुअल बॉडी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ बॉडीज कैसे लिखते हैं? सीधा देख लेते हैं, सिंपल है। इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जीज को क्या करेंगे? ऐड। एस काइनेटिक एनर्जी स्केलर है तो मुझे डायरेक्शन की भी कोई चिंता नहीं करनी। तो सपोज मेरे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर ढेरों पार्टिकल है, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, हैविंग मासेस m1 m2 m3 और ऐसे करते करते mn, ठीक है, n पार्टिकल्स हैं, और ये सब रैंडम डायरेक्शंस में भाग रहे हैं, v3, और ये ऊपर जा रहा है सपोज vn। ऑलराइट, तो मुझे लिखनी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सो के ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो बताओ कैसे लिखूं के सिस्टम? हर एक की स्पीड पता होनी चाहिए, ठीक है। हर एक की काइनेटिक एनर्जी ऐड करो भाई, ke1 ke2 अप टू kn। सो ke1 का जगह क्या रखेंगे अपन? हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर अप टू हाफ ऑफ mn vn स्क्वायर। क्या इसे टोटल मास इनटू स्पीड स्क्वायर लिख सकते हैं? कुछ भी है सर, यहां से कूद जाओगे? यस सर। सुना तो करो, कैसे करोगे? v1 v2 तो डिफरेंट है। अरे भाई जागते रहना है, नहीं समझे? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ हाफ इंटू टोटल मास इंटू सम नंबर का स्क्वायर? ना जी, नॉट अलाउड, ठीक है। तो मेरे हर सवाल पे यस सर नहीं बोल रहे हैं। कैसे लगा तुमको? ओके अच्छा, समझ गए।
मोमेंटम, मोमेंटम तो सब जानते हैं कि नहीं जानते? ये ऑफ के ऑफ ए बॉडी, अलग अलग करके लिख लीजिएगा, ठीक है। मोमेंटम ऑफ ए बॉडी और पार्टिकल, सिंगल बॉडी है, ठीक है। क्या होगा भाई मोमेंटम? मास इनटू, एरो लगाना बड़ा जरूरी क्योंकि कैसी क्वांटिटी है ये? वेक्टर। अच्छा, अब मैं लिखने जा रहा हूं मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, और ये कौन सा मोमेंटम है? लीनियर। रोटेशन में एक और मोमेंटम पढ़ाऊंगा मैं, एंगुलर। तब तक के लिए जब भी मोमेंटम लिख रहा हूं कौन सा ही मान के चलना है आपको? लीनियर। तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, चलो भाई बताओ कैसे लिखूं पी सिस्टम? यहां ध्यान से देखना है, मिस कर दिया ना तो फिर बड़ा परेशान होते हैं लोग, क्वेश्चन आते हैं यहां से बहुत सारे, ठीक है। पी सिस्टम सबका ऐड करेंगे पर मैटर क्या करेगी? डायरेक्शन। सो आई विल बी राइटिंग P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर Pn वेक्टर। तो क्या लिखूंगा मैं? M1 V1 प्लस M2 V2 अप टू Mn Vn। दिस इज P ऑफ सिस्टम। अच्छी बात। क्या काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में कोई रिलेशन लिख सकते हैं एक बॉडी के लिए? व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम? mv। अब यहां देखते रहो बस, काइनेटिक एनर्जी को लिख सकता हूं मैं हाफ mvv, लिख सकता हूं, और एक mv की जगह p लिख सकता हूं। तो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का पहला फॉर्मूला आ गया कि काइनेटिक एनर्जी इज हाफ pv। अब मैं चाहता हूं भाई कि p पे एरो मत लगा देना, p क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड, ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर है। अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं कि अपन v को गायब भी कर दे, पूरा मास और p के टर्म में लिख दे। कर सकते हैं क्या ऐसा? नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूं? एक्सप्रेस काइनेटिक एनर्जी इन मास एंड मोमेंटम, स्पीड गायब कर दो तो स्पीड की जगह क्या लिखा जा सकता है? p बाय m, यानी हाफ एम वी स्क्वायर में v की जगह p बाय m लिख दें, चलेगा क्या? तो दूसरा टाइप का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? हाफ ऑफ m तो है ही, और साथ में आर यू एबल टू फॉलो? तो काइनेटिक एनर्जी क्या बन गई आपके पास? p स्क्वायर बाय 2m। ये बहुत ज्यादा यूज होता रहता है p स्क्वायर बाय 2m, वैसे कौन सा भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, हाफ pv ना, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आप यूज कर सकते हैं। तो ये संबंध एग्जिस्ट कर रहा है किस किस के बीच में? काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, सिंगल बॉडी और पार्टिकल, ठीक है। चलो बॉडी की जगह पार्टिकल ही लिख लो ताकि याद इजीली रहेगा। वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है और ये सिंगल पार्टिकल है, समझ गए बात? पक्का? तो ये हो गया आपका लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम। क्या मैं इधर कोई ऐसा रिलेशन लिख सकता हूं के ई सिस्टम और पी सिस्टम में कुछ संबंध है? मुझे तो नहीं लगता। पी सिस्टम का स्क्वायर कर दूं तो क्या के ई मिल जाएगी मुझे? नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसा कुछ रिलेशन ही नहीं आ पा रहा है, टोटल मास इनटू समथिंग जैसा रिलेशन नहीं आ पा रहा है। तो kinetic energy of system and momentum of system are not mathematically related. However, kinetic energy of a particle and momentum of the particle are related. देख लिया सबने? अब मैं कुछ पूछ रहा हूं, ट्रू एंड फॉल्स है, बताओ, और फिर लेक्चर खत्म, ठीक है। पहला स्टेटमेंट बहुत ध्यान से सुनना है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा स्टेटमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज, इफ kinetic energy of a particle is zero, then its momentum must be zero. True? यहां से एक पार्टिकल के लिए they are related like this. If k is zero, मास है ही पार्टिकल के पास, p पक्का क्या होना पड़ेगा? जीरो। एंड वाइस वर्सा, वो भी ट्रू होगा क्या? If momentum of a particle is zero, then its kinetic energy must be zero. बस पार्टिकल की जगह सिस्टम लगा रहा हूं। पहला स्टेटमेंट, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज जीरो, देन मोमेंटम ऑफ सिस्टम मस्ट बी जीरो। एक कहावत है, शिकारी आता है जाल फैलाता है, आपने मान लिया कि यहां तो पक्का फॉल्स ही होगा, सोचा ही नहीं। वापस सुनो, मैं पूछ लूं फॉल्स के रीजन क्या है? सोच के बोला है? नहीं बोला, फ्लो में नहीं बोल रहा है। स्टेटमेंट वापस से सुनो, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज जीरो, देन मोमेंटम ऑफ सिस्टम मस्ट बी जीरो।
के ही सिस्टम बोल रहा है जीरो है, तो क्या पी सिस्टम जीरो होना चाहिए? कितने लोग लग रहे हैं क्या चल रहा है? दिमाग दिमाग फोकस टोटली। काइनेटिक एनर्जी, सपोज सपोज काइनेटिक एनर्जी एकदम पैसे की जैसी है, सबके जेब में कुछ कुछ पैसे हैं, तो मैं पूछ रहा हूं इस रूम में टोटल पैसे कितने हैं? तो भाई क्या करूंगा, सबके पास जो भी है उसको ऐड कर दूंगा। मैं बोल रहा हूं इस रूम में जीरो पैसे हैं टोटल, इसका मतलब किसी के पास कोई पैसा कैंसिल थोड़ी होता है वो। अरे है ना? अगर किसी के पास कोई काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम जीरो इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल शुड बी जीरो। Is that clear? And when kinetic energy of a particle is zero, then its momentum will be zero. तो हर पार्टिकल का मोमेंटम क्या हो गया फिर? और जीरो को आप कैसे भी ऐड करो, जीरो वेक्टर को डायरेक्शन की फिक्र नहीं रहती। नल वेक्टर ऐड करते रहो, नल वेक्टर ही मिलेगा आपको। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स नहीं, क्या है? ट्रू है। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो, देन momentum of system must be zero is a correct statement. I am just reverse कर रहा हूं इसको, ठीक है? If linear momentum of system of particle is zero, then kinetic energy of system must be zero. आपको पड़ोसी के साथ जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हैव योर ओन एग्जिस्टेंस। खाना पड़ोसी खा लेता है तो तुम्हारा पेट भर जाता है क्या? अलग खाते हो कि नहीं? तो आंसर भी अपना करना है। तो कितने लोगों को लग रहा है ये गलत स्टेटमेंट है? पहली बात, कितने लोग स्टेटमेंट रिपीट कर सकते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिपीट द स्टेटमेंट जो मैंने अभी यहां बोला? एटलीस्ट उसका इसेंस, अंग्रेजी चलेगी, बाकी लोगों ने सुना ही नहीं। अजीब बात है, सिर्फ इतने लोग मुझे बता सकते हैं मैंने क्या बोला अभी। ये तो गलत है ना यार। फिर तो तुम्हारी रिटेंशन पावर बहुत ही कमजोर है। मैं वापस बोलता हूं, हिंदी में बोल रहा हूं। अगर लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम जीरो है तो पक्का काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम जीरो होगी। ये स्टेटमेंट है। सुन लिया सबने स्टेटमेंट? पूछ लू किसी से स्टेटमेंट? सबसे आखिरी में तुम्हें बता दो। वो जो उधर लिखा है, उधर का नाम है ना, उसका नाम ले दो ना यार। तो तुमने बड़ा ही घटिया बोला, पर चलो भावनाएं अच्छी है। तो इतना मुश्किल सा है कि कहीं भी सिस्टम लगा रहे हैं हम, कोई बात नहीं। ओके, तो समझ गए सभी? ट्रू और फॉल्स? हाउ मेनी विथ फॉल्स? हाउ मेनी विथ फॉल्स? You should have a reason, otherwise you should not be in that group. Okay, I'll come to you. How many with true? And कितने लोग न्यूट्रल है, नॉट एट एनी साइड? न्यूट्रल कौन कौन है जिसे नहीं पता चल रहा है कि ट्रू होगा फॉल्स होगा? कोई नहीं ऐसा? यानी सब किसी न किसी पार्ट के साथ हैं। तो फॉल्स वाले लोग, तो तुम एक्सप्लेन करो। यस सर, वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो फिर वेक्टर क्वांटिटी अगर दोनों का मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है फिर भी ओवरऑल जीरो हो सकता है, तो इसलिए मतलब उनका समझ में आ रहा है? yes, बिल्कुल सही बोल रहे हो। मोमेंटम जीरो होगा, दो रीजन हो सकते हैं। सबका मोमेंटम जीरो या फिर इस तरीके से हो, मान लो दो पार्टिकल ले लूं मैं, तो एक के पास जो मोमेंटम है दूसरे के पास वही हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो भी नेट क्या हो जाएगा? यस और नो? जबकि हर पार्टिकल के पास मोमेंटम तो है ना। जब हर पार्टिकल के पास मोमेंटम है तो हर पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी है, तो सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी होगी, जबकि सिस्टम के पास मोमेंटम टोटल चमका कुछ। तो अगर किसी सिस्टम का मोमेंटम जीरो है तो जरूरी नहीं है कि सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो। ये तीनों स्टेटमेंट नोट्स में लिख लेना, इसे भी छाप लेना। कल मैं वापस पूछूंगा, पर कल इसके लिए सजा भी रहेगी अगर आप नहीं बताए तो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।